स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मनी हाइस्ट सीजन 5 के एपिसोड 3 को। अगर आपने अभी तक इसका पिछला सीजन या किसी भी एपिसोड को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दिए गए लिंक के जरिए देख सकते हैं। तो बिना और टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं इसके मेन स्टोरी लाइन की तरफ। तो अभी तक हमने देखा था कि मोनिका ने गुस्से में आकर आर्तुरो को गोली मार दी थी और एपिसोड 3 की स्टोरी इसी के बाद कंटिन्यू होती है। मोनिका का दिमाग ठंडा होते ही वो आर्तुरो को बचाने की कोशिश करती है। ये देखकर बाकी सभी लोग भी उसे बचाने में लग जाते हैं, जिस पर पलेर्मो कहता है कि अब काफी देर हो गई है, ये अब मर चुका है। पर किसी तरह आर्तुरो की पल्स वापस आ जाती है। ये देखकर मोनिका कहती है कि हमें इसे जल्द से जल्द बाहर हॉस्पिटल भेजना होगा, जिस पर टोक्यो कहती है अगर हमने इसे बाहर भेजा तो लोग हमें खूनी समझेंगे, फिर कर्नल तमायो आर्मी को अंदर भेज देगी और फिर वे लोग सारे होस्टेजेस के साथ हमें भी मार देंगे। पर इसके बावजूद भी लिस्बन गवर्नर और कुछ होस्टेजेस के साथ आर्तुरो को बाहर भेज देती है। खैर इसके पीछे भी शायद इन लोगों का कोई प्लान हो। इधर मोनिका भी आर्तुरो को इस हालत में देख समझ गई थी कि उसके बच्चे की आखिरी उम्मीद भी शायद खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसका और डेनवर का इस हाइस्ट से जिंदा बच पाने की चांसेस बहुत ही कम थे और आर्तुरो ही वो आखिरी बंदा था जो इनके जाने के बाद अपने बच्चे की देखभाल करने वाला था। दूसरी तरफ कर्नल तमायो बैंक के गवर्नर से पूछताछ करने के लिए अंदर टेंट में बुलाता है। पहले तो पुलिस उसकी हथकड़ी निकालकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस से उसके पूरे बॉडी को स्कैन करती है, ये सोच के कि कहीं प्रोफेसर के आदमियों ने उसके बॉडी में कोई माइक्रोफोन तो नहीं छुपा रखा हो। इसके बाद गवर्नर कर्नल तमायो को सारी इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देता है। वो कर्नल तमायो को बताता है कि आर्तुरो के साथ जो कुछ भी हुआ उसका वो खुद जिम्मेवार है, क्योंकि प्रोफेसर के आदमी ने सिर्फ अपने बचाव के लिए ही उस पर गोलियां चलाई थी। और कर्नल तमायो तो कुछ और ही सोच रहा था। दरअसल वो चाहता था आर्तुरो हॉस्पिटल में ही अपना दम तोड़ दे, ताकि ये लोग उन रॉबर्ट्स को खूनी साबित कर उन लोगों पर हमला कर उन्हें मार सके। कर्नल की ये बात सुनकर गवर्नर को भी काफी हैरानी हुई। दूसरी तरफ हमें मोनिका और मनीला को एक साथ दिखाया जाता है, जहां मनीला मोनिका को समझाती है उसने जो कुछ भी किया अच्छा ही किया, क्योंकि अगर वो आर्तुरो को नहीं मारती तो वो डेनवर को मार देता। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हमें दिखाया जाता है जिसमें बर्लिन अपने बेटे राफेल को बोगोता और मार्सिला से मिलाता है। ये लोग यहाँ पर एक म्यूजियम के सिक्योरिटी रूम से वाइकिंग गोल्ड चुराने की प्लानिंग कर रहे थे, जहाँ पर 3 दिन बाद तातियाना का एक परफॉर्मेंस होने वाला था। तो इनका प्लान होता है चुपके से उस सिक्योरिटी रूम में घुसकर वाइकिंग गोल्ड को इस पीतल के रेप्लिका से बदलकर आराम से वहाँ से निकल जाना। पर राफेल का ऐसा मानना था कि ये लोग इस एंटिक पीस को चुराकर आर्ट की इंसल्ट कर रहे हैं, पर बर्लिन के समझाने पर राफेल फाइनली मान जाता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाया जाता है कि एलिसिया प्रोफेसर को टीवी की ओर दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारे आदमियों ने आर्तुरो को गोली मार दी और साथ ही बैंक के गवर्नर को भी छोड़ दिया। मतलब ये कि आर्मी अब किसी भी वक्त बैंक के अंदर घुस सकती है। और वो प्रोफेसर से ये भी कहती है कि अगर तुमने मुझे अपने सारे प्लानिंग के बारे में बता दिया तो मैं ये सब कुछ होने से रोक सकती हूँ और फिर तुम्हारे आदमी नहीं मारे जाएंगे। दूसरी तरफ कर्नल तमायो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर एलिसिया को गद्दार साबित कर देता है। इसके लिए वो मीडिया में कई झूठे सबूत पेश करता है कि एलिसिया पहले से ही प्रोफेसर के लिए काम कर रही थी और इसके बदले में प्रोफेसर ने उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे भी ट्रांसफर किए थे। टीवी पर ये न्यूज देखते ही एलिसिया के होश उड़ जाते हैं। प्रोफेसर मौके का फायदा उठाकर एलिसिया के साथ अपना गेम खेलना शुरू कर देते हैं। वे कहते हैं कि अब तुम भी बुरी तरह से फंस चुकी हो, अगर तुमने हमें पुलिस के हवाले कर भी दिया तो CNI या पुलिस नहीं मानेगी कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकली सबूत बनाए थे और अब तुम भी पुलिस और CNI के नजर में गद्दार हो। ये सारी बातें एलिसिया के दिमाग पर हावी हो गई थी और तभी इस प्रेशर से उसके बच्चे की वाटर बैग ब्रेक हो जाती है। दूसरे सीन की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है, जहां हमें ये दिखाया जाता है कि मनीला अपने पिता बेंजामिन को बताए बिना ही हाइस्ट में शामिल होने के लिए मास्को और डेनवर के पास आती है। लेकिन मास्को बेंजामिन को बिना बताए मनीला को हाइस्ट में शामिल नहीं करना चाहता था, क्योंकि बेंजामिन उस वक्त जेल में था। इसलिए मास्को और डेनवर आधी रात में ही उठकर उसे कॉल करने चले जाते हैं। बेंजामिन उसे बताता है कि मनीला ने अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही गुजारी है और अगर वो हाइस्ट में दोबारा से पकड़ी जाती है तो वो दोबारा जेल चली जाएगी। पर डेनवर उसे वादा करता है कि वो आखिरी दम तक मनीला का ध्यान रखेगा। ये बातें सुनकर बेंजामिन मान जाता है। इधर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि पलेर्मो और उसके सभी साथी जंग की तैयारी में लगे होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि तमायो अब किसी भी वक्त उन पर हमला करवा सकता है। फिर पलेर्मो अपने लोगों को बताता है कि एलिसिया पुलिस के लिए काम नहीं करती, बल्कि पुलिस खुद उसके पीछे लगी है।
और यहाँ तक कि सीएनआई ने उसे गद्दार घोषित कर दिया है। इसलिए प्रोफेसर का प्लान अभी भी फेल नहीं हुआ। फिर पलेर्मो अपने लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर देता है और साथ ही में वो लड़ाई में यूज होने वाले एक एक हथकंडे को भी अपने साथियों से शेयर करता है, जिसमें वो अपने साथियों से कहता है कि हम उनसे खुले में नहीं लड़ सकते, इसलिए हम कमरे में छुपकर उनसे लड़ेंगे और उसी वक्त हम उन पर गोलियां भी चलाएंगे, जिसकी आवाज से उन्हें बॉम्ब गिरने की आवाज नहीं आएगी और न ही गोलियों की आवाज से उन्हें रेडियो सुनाई देगा। और साथ ही में हमें उन्हें दोनों तरफ से घेर कर उन पर हमला करना होगा और इस तरह से हम उन पर आराम से काबू पा सकते हैं। पर ये इतना आसान नहीं होने वाला था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एलिसिया की बच्चे की डिलीवरी होने वाली थी। ये देखकर प्रोफेसर उसे खोलने के लिए कहते हैं ताकि एलिसिया की बच्चे की जान बचाई जा सके। वो एलिसिया को समझाने की कोशिश करते हैं कि अब तुम भी दुनिया की नज़र में हमारे साथ मिल चुकी हो, इसलिए हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। लेकिन एलिसिया इस बात से बिल्कुल इनकार कर देती है और वो खुद ही अपने बच्चे की डिलीवरी करने की कोशिश करती है। इधर टेंट में आर्मी बैंक के अंदर घुसने की प्लानिंग बना रहे होते हैं, जिसमें गांधिया भी शामिल होता है। तो दोस्तों, शायद हमें उस आर्तुरो से तो छुटकारा मिल जाए, पर इस गांधिया से छुटकारा फिलहाल तो नहीं मिलने वाला। खैर, आगे चलते हैं। फिर गांधी आर्मी को बताता है कि हम बैंक के अंदर खिड़की या दरवाजे से नहीं बल्कि छत को बॉम्ब से उड़ाकर जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि सारे रॉबर्स खिड़की या दरवाजे पर ही हमारा इंतजार कर रहे हों। ये बातें सुनकर इंस्पेक्टर एंजल छत को तोड़ने से मना करता है। वो कहता है कि छत के नीचे वाले हॉल में बहुत सारी शाही पेंटिंग और सोना पड़ा हुआ है, जो बॉम्ब के धमाके से खराब भी हो सकते हैं। ये सुनकर तमायो कहता है कि ये सब मैं अपने देश और लोगों के लिए कर रहा हूँ। इस पर एंजल कहता है कि तुम अपने देश या उनके लोगों के लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि बस अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हो, क्योंकि तुमने जानबूझकर एलिसिया को फंसाया। ये सारी बातें सुनकर एंजल काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आर्मी छत को तोड़कर ही अंदर जाएगी। इसके बाद आर्मी बैंक पर हमला करने के लिए निकल जाती है। जब प्रोफेसर के आदमियों को पता चलता है कि आर्मी छत को उड़ाकर बैंक के अंदर घुसने वाली है, तो ये लोग फिर अपना अपना पोजीशन ले लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिसिया की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वो खुद से अपने बच्चे की डिलीवरी नहीं कर पाती, इसलिए वो प्रोफेसर की बात मानकर वो जैसे तैसे करके उनकी रस्सी काट देती है। फिर प्रोफेसर, बेंजामिन और मार्सिला ये तीनों मिलकर एलिसिया की डिलीवरी करने में लग जाते हैं और फिर एलिसिया एक बच्चे को जन्म देती है। दूसरी तरफ सगास्ता की टीम बैंक के छत पर चढ़कर वहाँ कई सारे बॉम्ब लगा देती है। फिर एक बटन दबाने के साथ ही वहाँ जोरदार धमाका होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।